चलिए पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, दंत शिक्षा के बारे में पढ़ा था और ग्रसनी के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में? ग्रास नली के बारे में। तो चलिए ग्रास नली क्या होता है, हम पहले टॉपिक ले आते हैं। क्या? ग्रास नली। ग्रास नली दिख रहा है बढ़िया से? ग्रास नली नहीं दिख रहा है, सॉरी, ग्रास नली। ठीक है ठीक है, चलिए तो ग्रास नली के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है कि मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ही ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में एक तरंग उत्पन्न होता है। क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिकुड़न और शिथिलन बोलते हैं। देखिए सिकुड़न और शिथिलन की क्रिया ऐसे ऐसे होती है। देखिए जिसे हम संकुचन, सिकुड़न या शिथिलन बोलते हैं, संकुचन या कामाकुचन भी इसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे आहार नल का कुछ ऐसा होता है। देखिए कुछ चित्र ऐसा होता है, होता भी ऐसा ही है। देखिए तो क्या कैसे होता है, इसमें ऐसे ऐसे कहीं कहीं फैला होता है, कहीं कहीं सिकुड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भोजन, यहाँ से भोजन यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो आप अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये भोजन यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा। यहाँ से यहाँ तभी पहुंचेगा जब इसमें क्रमाकुचन यानी कि सिकुड़न और शिथिलन होगा। भोजन भोजन तो कठोर होता नहीं है, ठोस तो होता नहीं है ना। तो क्या होगा कि ये पिचक जाता है, ऐसे हो जाता है, या थोड़ा 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 होकर नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ पे आकर थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे, मतलब कि पूरा नीचे तक इसका प्रक्रिया चलते रहता है। तो चलिए ग्रास नली के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए मुख से लार से सना हुआ भोजन सना हुआ दिख रहा है ना, सॉरी, सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, दिख रहा है ना, ग्रास नली में पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है, तो क्या होता है भोजन का ग्रास नली में पहुंचते ही क्या होता है कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में सिकुड़न और शिथिलन, यानी कि सिकुड़न और शिथिलन के बारे में हम आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्या होने लगता है भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की, देखिए लिखते हैं हम, लिखने के बाद समझाते हैं। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में सिकुड़न और शिथिलन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुचन बोलते हैं। क्या क्रिया को क्रमाकुचन बोलते हैं? क्रमाकुचन कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि मुख से लार से सना हुआ भोजन, मुख में जो भोजन जाता है वो क्या होता है? लार से सन के कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है कि हम आपको बताया है कि ग्रास नली कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ऐसा, मतलब कि यहाँ से ये भोजन यहाँ जाता है, मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जगह है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला होगा कि नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना स्पेस है, इतना स्पेस से इतना भोजन को निकालना, तो धीरे धीरे निकलेगा। तो यानी कहने का मतलब क्रम भाई निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिकुड़न हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है भोजन, तो क्या हो जा रहा है? शिथिलन हो रहा है, यानी कि फैल जा रहा है, यहाँ पे सिकुड़ जा रहा है, यहाँ पे फैल जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिकुड़न और शिथिलन। और उसके बाद इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुचन। क्रमाकुचन कहने का मतलब कि यहाँ ये कुचेगा, यहाँ ये कुचेगा, यानी कि क्रमाकुचन, एक क्रम बाई क्रम कुचे देते जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्रमाकुचन समझ गए। तो इसके बाद ग्रास नली हम पढ़ चुके। ग्रास नली में और भी कुछ होता है, देखिए थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है कि ग्रास नली के इसी आकार के कारण भोजन हमारे पेट में, अमाशय में धीरे धीरे पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? धीरे धीरे, स्लोली जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ग्रास नली से भोजन सीधा कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। ठीक है, तो हम अगली अब ग्रास नली तो आप समझ चुके। अब इसके बाद हम समझने जा रहे हैं क्या? अमाशय समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको आहार नाल का चित्र दिखाकर फिर से आपको हम समझाएंगे कि पूरा ग्रास नली अमाशय क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं समझने अमाशय। ठीक, तो चलिए हम टॉपिक लगाते हैं। क्या? अमाशय। क्या? अमाशय। थोड़ा दूर जाने के बाद मार्कर चलने का नाम ही नहीं लेता। क्या लगाने जा रहे हैं? अमाशय। अमाशय। चलिए तो अमाशय में, सही ना, अमाशय होता है। क्या? अमाशय। आ मा स य, अमाशय। चलिए तो क्या होता है? अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है। चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जो उदर गुहा हम बताएंगे आपको फिर से एक बार पिक्चर के जरिए। ठीक है, अमाशय के जरिए क्या होता है? अमाशय उदर गुहा के बाई ओर अवस्थित होता है। कहाँ होता है? अब उदर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर बहुत मतलब उसके चारों तरफ फैला होता है। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा तो कुछ होता नहीं, हम उसके बारे में लिखेंगे। क्या? ठीक है, तो चलिए यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जो उदर गुहा, तो इधर लिखते थे इसको, उदर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। ठीक है, कहाँ फैला होता है? अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है।
ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे जान चुके क्या, देखिए अभी हम क्या क्या लिखे ऊपर लिखे क्या है, देखिए सबसे पहले हम जो लिख लेते हैं उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी का आगे करेंगे। देखिए क्या होता है, अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है ना, जो उधर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसके बाद हम अमाशय में क्या क्या देखते हैं कि देखिए इसके बाद देखते हैं क्या कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगले भाग को अमाशय के अगले भाग को हम कार्डियक बोलते हैं और पिछले भाग को पाइलोरिक बोलते हैं, तथा इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, फुंडिक बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अमाशय के अगले भाग को कार्डियक कार्डियक बोलते हैं, तथा पिछले भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, तथा इन दोनों के बीच के भाग को, इन दोनों मार्कर भी नहीं चल रहा है, के बीच के भाग को फुंडिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अमाशय के अगले भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, पिछले भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, और इन दोनों के बीच के भाग को यानी कि कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, फुंडिक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए इसके बाद अगर आप पिछले क्लास यानी कि 9th क्लास में अगर आपने बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि अमाशय के अंदर के भाग में यानी कि अमाशय के अंदर जो ऊतक होता है वो क्या होता है, सेलुलर एपिथेलियम ऊतक होता है। क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक होता है, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि अमाशय के अंदर क्या होता है। अमाशय के भीतरी दीवारों में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहते, सॉरी, अमाशय के भीतर दीवारों में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होते हैं। और क्या होता है कि ऊतक का यह स्तर क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ था, जगह पे, मतलब कि हर जगह नहीं, कहीं अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है। और इन धंसे भाग को कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। क्या करती है, जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का निर्माण करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह इसकी कोशिकाएं धंसी होती है, जो अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, या किसका, जठर ग्रंथि का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, ग्रास नली के बारे में जाना है और अमाशय के बारे में जाना है। इसके बाद इस वीडियो के बाद हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब उसके बाद जानेंगे, छोटी आप जानेंगे, ये सब हम जानेंगे कल। उसके बाद यकृत भी जानेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।